ठीक है ना। तो इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि एक बार में वो एक ही पद पर रह सकता है। अगर वो दोनों पद उसको मिल जाते हैं तो उसको 14 दिवस की समाप्ति पर उसको एक पद पर से इस्तीफा देना पड़ेगा, एक पद, एक साइड से त्याग पत्र देना पड़ेगा। चाहे वो निर्वाचित हो या नाम निर्देशन हो, दोनों कंडीशन बोली है इन्होंने। कोई भी व्यक्ति किसी नगर पालिका का निर्वाचित या नाम निर्देशित सदस्य मतलब मनोनीत सदस्य और संसद, संसद मतलब दोनों चीज आ गई है, लोकसभा और राज्यसभा, या राज्य विधानमंडल मतलब विधान परिषद और विधानसभा, या किसी पंचायती राज संस्था का सदस्य, सरपंच भी हो सकता है, पंच भी हो सकता है, पंचायत समिति मेंबर भी हो सकता है और जिला परिषद मेंबर भी हो सकता है। दोनों नहीं रहेगा यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले से ही संसद या राज्य विधानसभा या किसी पंचायती राज संस्था का सदस्य है और किसी नगर पालिका के सदस्य के रूप में निर्वाचित हो जाता है, तब ऐसे सदस्य के रूप में निर्वाचित होने या नाम निर्देशन की तारीख से 14 दिवस की समाप्ति पर वह ऐसा सदस्य नहीं रहेगा जब तक कि वह संसद या राज्य विधानसभा या यथास्थिति पंचायती राज संस्था में से अपने स्थान से पहले ही त्यागपत्र नहीं दे देता। मतलब उसको एक पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन कब होती है, जैसे मान लो कोई बंदा एमएलए है, अब उसने पार्षद का चुनाव लड़ा है, तो वो हो सकता है कि वो नगर परिषद का अध्यक्ष बनना चाह रहा हो या महापौर बनना चाह रहा हो, क्योंकि उनमें से तो बनेगा ना कोई बंदा। तो वो ऐसी कंडीशन में कोई बंदा चुनाव लड़ रहा है तो उसको ये वाली सीट छोड़नी पड़ेगी, जब ये वाला अगर वो सीट लेना चाहता है तो। ऐसा इसमें लिखा हुआ है। वो कोई भी हो सकता है, एमएलए भी हो सकता है, एमएलसी भी हो सकता है, एमपी भी हो सकता है, एमपी दोनों टाइप वाले, है ना। और पंचायती राज में सारे आ जाएंगे, पंच भी आएगा, सरपंच, मतलब सारा इन्होंने क्लियर कर दिया है। पंचायती राज संस्था का कोई भी मेंबर हो सकता है किधर से भी, है ना। इसमें ये उल्टा लिख दिया, अगर मान लो वो पहले से कोई नगर पालिका का अगर, परंतु यदि कोई व्यक्ति जो पहले से ही किसी नगर पालिका का निर्वाचित या नाम निर्देशित सदस्य है, दोनों कंडीशन आएगी देवी, संसद या राज्य विधानसभा या किसी पंचायती राज संस्था का सदस्य निर्वाचित कर लिया जाता है, तब संसद या राज्य विधानसभा या यथास्थिति किसी पंचायती राज संस्था का सदस्य निर्वाचित होने की तारीख से 14 दिवस की समाप्ति पर वह ऐसा सदस्य नहीं रहेगा जब तक कि वह संसद या राज्य विधानसभा या यथास्थिति पंचायती राज संस्था में से कि अपने स्थान से पहले ही त्यागपत्र नहीं दे देता है। क्लियर हो गया। यहाँ पर ये दिन याद रखने हैं, 14 दिवस। बाकी एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि निर्वाचित आएगा या केवल नाम निर्देशन आएगा, दोनों आएंगे। और बाकी ऐसा पूछ लेगा कि कौन कौन से मेंबर, तो एमपी हो गया, एमएलसी हो गया, एमएलए हो गया और पंचायती राज के सारे। ठीक। धारा 43 में क्या लिखा है कि प्रत्येक नगर पालिका में एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। नगर पालिका मतलब वो तीनों कंडीशन आ गई, नगर निगम की, नगर परिषद की और नगर पालिका बोर्ड की। तीनों में एक एक अध्यक्ष होगा। उसका नाम क्या होगा वो आगे इसमें लिख रखा है, एक उपाध्यक्ष होगा। प्रत्येक नगर निगम के लिए एक महापौर, प्रत्येक नगर परिषद के लिए एक सभापति और प्रत्येक नगर पालिका बोर्ड के लिए एक अध्यक्ष होगा, जो विहित रीति से निर्वाचित किया जाएगा। वो विहित रीति क्या होगी वो इसमें आगे लिख रखी है, कैसे वो बनाया जाएगा या रूल में लिख रखी है। प्रत्येक नगर निगम के लिए एक उप महापौर और नगर परिषद के लिए एक उप सभापति और प्रत्येक नगर पालिका बोर्ड के लिए एक उपाध्यक्ष होगा, जो विहित रीति से निर्वाचित किया जाएगा। नगर पालिका के अध्यक्षों के पद एससी, एसटी और बीसी के लिए तथा महिलाओं के लिए ऐसी रीति से आरक्षित होंगे जो विहित की जाए। जितना, जैसे मान लो टोटल नगर पालिकाएं है ना, तो उनके हिसाब से जितनी पॉपुलेशन है एससी, एसटी और बीसी की, उसके अकॉर्डिंग ही उनको रिजर्वेशन मिलेगा। ओवरऑल भी मिलेगा, नगर पालिका के अंदर तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा जैसे मान लो अगर 200 नगर पालिका है, 16% पॉपुलेशन एससी की है, तो 32 सीट मिल जाएगी ऑटोमेटिक उनको। अब वो कैसे मिलेगी, जैसे जहां पर अगर ज्यादा पॉपुलेशन उस एससी की है या एसटी की है, तो पहले उनको प्रायोरिटी होगी, बाद में वो जगह और कहीं से भरी जाएगी। जैसे क्या लिखा है, राज्य सरकार उपधारा 3 जो ऊपर वाली है के अधीन आरक्षित अध्यक्षों के पदों का राज्य की विभिन्न नगर पालिकाओं को आवंटन करेगी और ऐसी पदों का आवंटन करने में निम्नलिखित उपबंधों को ध्यान में रखा जाएगा। कौन कौन से को रखा जाएगा। पहला, ऐसी नगर पालिकाओं का जिनमें एससी या एसटी के लिए पद का आरक्षण किया जाए, फैलाव संपूर्ण राज्य में होगा और यह यथासाध्य उन क्षेत्रों में स्थित होगा जिनमें उन जातियों की जनसंख्या का अनुपात राज्य की कुल जनसंख्या के साथ में अधिक है। माइक म्यूट रखो, ठीक है ना। ऐसी नगर पालिकाओं का जिनमें महिलाओं के लिए पद का आरक्षण किया जाए, फैलाव संपूर्ण राज्य में होगा। अगर जैसे मान लो 200 नगर पालिकाएं हैं, तो वहां पर 33% जैसे मान लो रिजर्वेशन है महिला का, तो इसका मतलब 200 नगर पालिकाओं में 200 अध्यक्ष होंगे, तो उनमें 66 ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे। भाई 200 का 33% क्या होगा, 66 अध्यक्ष उनमें महिला होगी। ठीक। पांचवें में लिखा है, इस धारा के अधीन एससी या एसटी या पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए अध्यक्षों के पदों का आरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। अगर मान लो इस अनुच्छेद में
ये हर साल, हर बार, हर 10 साल से ये रिन्यू होता है। अगर वो रिन्यू नहीं हुआ तो फिर वो प्रभावी नहीं रहेगा। सही बात है ये तो। 6 में क्या लिखा हुआ है, ऐसा प्रत्येक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो नगर पालिका से 1 मास के अधिक की कालावधि तक ऐसे अनुपस्थित रहता है कि वह अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है या हो जाए, तो वह अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं रहेगा जब तक कि उसे नगर पालिका द्वारा इस प्रकार अनुपस्थित रहने की छुट्टी मंजूर नहीं की। अगर छुट्टी मंजूर कर दी तो वो रह सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है वो नगर पालिका से अनुपस्थित रह सकता है अगर 1 महीने तक का, है ना, 1 महीने से अगर वो ज्यादा का टाइम है तो उसको नगर पालिका से अनुमति लेनी पड़ेगी, मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ। वो अधिकतम टाइम है वो 6 महीने का हो सकता है, जो आगे लिखा गया 7 नंबर की धारा में। या तो उससे 1 महीने का, अगर मान लो 20 दिन के लिए कहीं पे गया तो जा सकता है ना। लेकिन जैसे ही अगर वो 40 दिन का टाइम हो गया तो वो नहीं जा सकता, उसके लिए उसको अनुमति लेनी पड़ेगी नगर पालिका से। साथ में क्या लिखा हुआ है, उपधारा 6 जो ऊपर वाली पड़ी है के अधीन 6 मास से अधिक की कालावधि के लिए छुट्टी मंजूर नहीं की जाएगी। अब इसका मतलब ये हो गया भाई, 1 मास से लेकर के 6 माह के बीच में छुट्टी मंजूर की जा सकती है अगर वो नगर पालिका सहमत हो जाए, भाई इसको जाने दो। ठीक, लेकिन 6 महीने के बाद में भी वो, 6 महीने के बाद नहीं जा सकता। अगर बाद जा रहा है तो वहां पर जो उसके कार्य हैं या शक्तियां हैं वो उपाध्यक्ष को मिल जाएगी। जब कभी किसी अध्यक्ष को छुट्टी मंजूर कर दी जाए, मान लो कर दे, दूसरी कंडीशन, और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो। अब मान लो जो अध्यक्ष है, अब अध्यक्ष का काम है कौन, उस टाइम कौन देखेगा, उपाध्यक्ष देखेगा। अगर मान लो ये सीट रिक्त है, तब वाली कंडीशन बता रहा है, तब बोल रहा है कि जो बाकी सदस्य बच गए ना, उन सदस्यों में से वो भरी जाएगी। और जैसे मान लो ये कैंडिडेट एससी का है या एसटी का है या ओबीसी का है, तो ये उसी से ही भरी जाएगी जिस वो कैटेगरी का है। अगर ये महिला है तो फिर उन सदस्यों में महिला ही देखी जाएगी। समझ गए बात को, या आगे आ जाएगा इसमें लिखा हुआ। जब कभी किसी अध्यक्ष को छुट्टी मंजूर कर दी जाए, उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो, तब ऐसी रिक्ति ऐसी कालावधि के भीतर भीतर और ऐसी रीति से जो विहित की जाए सदस्यों में से निर्वाचन के द्वारा भरी जाएगी। जब किसी उपाध्यक्ष की छुट्टी मंजूर कर दी जाए, तब उपाध्यक्ष अध्यक्ष का कार्य कर रहा हो, तब उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाएगा ऑटोमेटिक, और वो भी अन्य सदस्य जो बच गए उनमें से निर्वाचन के द्वारा भरी जाएगी। ये बात समझ में आ गई क्या आपको? अगर जैसे मान लो अध्यक्ष का पद है, एक हो गया उपाध्यक्ष का, एक हो गया सदस्य का। अगर ये पद रिक्त है तो ये वाला इसका चार्ज ले लेगा। लेकिन इसमें शर्त है, जैसे मान लो ये बंदा अगर एससी, एसटी, बीसी या महिला इनमें से है, और ये इसका कैंडिडेट ये नहीं है, जैसे मान लो ये एससी का था और इसने छुट्टी ले ली, तो ये उपाध्यक्ष जो आएगा ना, ये उपाध्यक्ष से एससी का होना जरूरी है। अगर एससी का नहीं है तो फिर इन सदस्यों में से भरी जाएगी, वो भी एससी का होना जरूरी है। समझ गए? एक कंडीशन ये बोली, अगर मान लो अध्यक्ष ने सीट रिक्त कर दी या छुट्टी पर चला गया, उपाध्यक्ष उस टाइम नहीं है, तो फिर डायरेक्ट इन सदस्यों में से भरी जाएगी। और उन सदस्यों में भी पहले प्राइवेट, अगर जनरल का है तो कोई भी हो सकता है, और अगर कैटेगरी का है तो फिर वो कैटेगरी से ही भरी जाएगी उस सीट को। ये इसमें लिख रखा है, ठीक है ना। 8वें में क्या लिखा हुआ है, यदि किसी नगर पालिका का उपाध्यक्ष नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हो जाता है। अब मान लो वो एक अध्यक्ष था, उपाध्यक्ष था, अगर ये निर्वाचित हो गया अध्यक्ष के लिए, तब ये सीट खाली हो जाएगी। तो इस सीट को इन सदस्यों में से भरा जाएगा, यहाँ से भरा जाएगा इसको। ये लिखा हुआ है इसमें, यदि किसी नगर पालिका का उपाध्यक्ष नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हो जाता है, तो उसकी बाबत ये समझा जाएगा कि उसने उपाध्यक्ष के रूप में अपना पद रिक्त कर दिया है। फिर वो कैसा भरा जाएगा वो आगे लिख रखा है। किसी नगर पालिका के प्रत्येक अध्यक्ष और प्रत्येक उपाध्यक्ष की बाबत तत्काल ये समझा जाएगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है, यदि विहित प्रक्रिया के अनुसार उसने अविश्वास अभिव्यक्त करते हुए कोई संकल्प पारित कर दिया गया है ना, तो ऑटोमेटिक समझ लिया जाएगा कि भाई ये पद रिक्त हो गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक अध्यक्ष और प्रत्येक उपाध्यक्ष को ऐसे अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के रूप में अपने पद से, धारा 39 जो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, उसकी धारा घ, देखो वो वाली लिए जो मतलब थोड़ी सी कंट्रोवर्सी रहती है। उपधारा फर्स्ट का खंड घ लिया है, में विनिर्दिष्ट आधारों में से किसी भी आधार पर हटाया जा सकेगा। और उस धारा कौन सी है, ये 39 वाली की बात कर रहा है। 39 की उपधारा 2 से लेकर 6 तक के उपबंध उस पर लागू हो जाएंगे ऑटोमेटिक। ठीक, जो अपन ने पढ़ ली थी 39 में।
39 की बात कर रहा है, ठीक है ना। 11वीं में क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक अध्यक्ष तथा प्रत्येक उपाध्यक्ष की पदावधि इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय नगर पालिका की पदावधि के अनुरूप होगी। प्रथम बैठक के बाद में नगर पालिका 5 वर्ष तक रहेगी। उन 5 वर्ष तक ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहेंगे, उसके बाद में वो भी नहीं रहेंगे। मतलब नगर पालिका की पदावधि के पैरेलल ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पदावधि चलती है। अगर कोई सीट बीच में रिक्त हो जाती है, जैसे मान लो 24 में हुआ और ये 29 तक चला, बीच में कोई पद रिक्त हो गया या कोई अविश्वास प्रस्ताव आ गया 25 में, तो ये ऐसे नहीं कि ये वापस 5 साल के लिए होगा। नहीं, 2030 तक नहीं चलेगा, ये 29 तक ही होगा। बचे हुए समय तक के लिए ही वो रहेगा। ये बात अपन को पहले ही समझ में आ गई थी। 12वीं में क्या लिखा हुआ है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को लिखित नोटिस देकर, मौखिक नहीं दे सकता, इन्होंने क्लियर मेंशन कर रखा है भाई। उपाध्यक्ष है ना, अध्यक्ष को लिखित नोटिस देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा। और अध्यक्ष किसको देगा, ऐसे अधिकारी को जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त या प्राधिकृत किया जाए। कोई भी हो सकता है, उप क्षेत्रीय निदेशक भी हो सकता है, क्षेत्रीय निदेशक भी हो सकता है, या वो निदेशक भी हो सकता है। वैसा ही नोटिस व्यक्ति मतलब खुद जाकर के वो त्याग पत्र दे सकेगा, मतलब वो पर्सनली, ठीक है ना। ऐसा प्रत्येक त्याग पत्र उसके मंजूर किए जाने पर, या तो मान लो वो मंजूर पहले दिन ही कर ले तो वो पहले दिन ही त्याग पत्र मान लिया जाएगा। लेकिन वो अधिकतम जो टाइम होगा ना, यथास्थिति अध्यक्ष या यथास्थिति ऐसे अधिकारी को नोटिस दिए जाने से 30 दिवस की समाप्ति पर जो भी पहले हो प्रभावी होगा। लास्ट 30 दिन का टाइम है। और अगर पहले ले लेता है तो वो पहले मान लिया जाएगा, बस वैसे। तो ये टाइम पीरियड याद रखना है, लिखित वाली बात याद रखनी है, और व्यक्तिगत व्यक्तिगत ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखा हुआ आ सकता है, तो ये बात सही है। 13वीं में क्या लिखा हुआ है, अध्यक्ष के पद पर पदावधि समाप्त हो जाने से अन्यथा हुई कोई रिक्ति, ऐसी रिक्ति होने से 6 मास की कालावधि के भीतर भीतर भरी जाएगी। मान लो वो पद रिक्त हो गया, अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया, तो उसको तुरंत भरा जाएगा। और वो टाइम पीरियड इन्होंने लिख रखा है 6 मास, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर वो सीट भरी जाएगी। वापस चुनाव से भरे कैसे भी करें, वो उनकी अडेक है। ऐसी रिक्ति बढ़ने के लिए निर्वाचित व्यक्ति ऐसी शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा। जो मैंने आपको बात बता दी, अगर वो 24 में चुना गया है तो नगर पालिका 29 तक ही काम करेगी। अब अगर यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव आ गया, 26 में आ गया, तो फिर वो केवल 29 तक ही रहेगा, ऐसा बोल रहा है। शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा, जिसके लिए वह अध्यक्ष जिसके स्थान पर उसका इस प्रकार निर्वाचन किया गया पद धारण करता है, यदि कोई रिक्ति नहीं हुई थी। कहने का मतलब ये है, ऐसा मान लेना कि भाई कोई रिक्ति हुई ही नहीं है। कहने का मतलब घुमा फिरा के उस बात को ऐसे ही बोला जा रहा है कि बचे हुए समय के लिए ही वो पद धारण करेगा। लेकिन इसमें कंडीशन दी है जो आपको याद रखनी है, परंतु राज्य सरकार अपरिहार्य परिस्थितियां, या जी भी होता है वर्ड, के मामले में ऐसी निर्वाचन की तारीख को पूर्वोक्त कालावधि से आगे अधिकतम 3 मास की कालावधि के लिए बढ़ा सकेगी। मतलब अगर 6 महीने में चुनाव नहीं करा भाई राज्य सरकार, तो अधिकतम 3 महीने के लिए उसको एक्सटेंड कर सकती है, पोस्टपोन कर सकती है। तो टोटल ये 6 + 3 माह, 9 महीने तक वो इलेक्शन नहीं करवाए तो नहीं करवा सकती। मतलब ऐसा इन्होंने लिख रखा है इसमें, 9 महीने तक अगर चाहे तो राज्य सरकार चुनाव नहीं करवा सकती। उपाध्यक्ष के पद पर पदावधि समाप्त हो जाने से अन्यथा हुई कोई रिक्ति पूर्ववर्ती उपधाराओं के उपबंधों के अनुसार, जो भी तक अपने पढ़ी के अनुसार भरी जाएगी। और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति ऐसी शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा जिसके लिए वह उपाध्यक्ष जिसके स्थान पर उसका इस प्रकार निर्वाचन किया गया पद धारण करता है, यदि ऐसा रिक्ति नहीं हुई। वही बात सेम बोली जो अध्यक्ष के लिए बोली गई थी, लेकिन ये उपाध्यक्ष के लिए नहीं बोली उन्होंने, अध्यक्ष के लिए ही बोली है ये 6 महीने वाली और 3 महीने की बात। उपाध्यक्ष का तो मतलब जल्दी से जल्दी किया जाएगा, वो 6 महीने के भीतर ही, है ना। 14 नंबर क्या लिखा है, इस धारा के उपबंधों के अनुसार निर्वाचित अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के नाम यथाशक्य शीघ्र राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। मतलब जैसे ही वो बनेगा तो उसका तुरंत मतलब गजट में आएगा कि भाई ये फलाना आदमी अध्यक्ष बन गया है ऐसे। 15 में क्या लिखा है, नगर पालिका का अध्यक्ष नगर पालिका निधि से, मतलब जो भी उनको पैसा मिलेगा, भत्ता मिलेगा, सुविधाएं मिलेगी, वो सारी नगर पालिका निधि से दी जाएगी। इसमें केवल इन्होंने नगर पालिका निधि का ही जिक्र कर रखा है, मतलब सॉरी, नगर पालिका अध्यक्ष का ही जिक्र कर रखा है। भाई इसका पैसा जो मिलेगा ना, इसको मासिक भत्ता हो या पर सुविधाएं हो, वो सारी नगर पालिका निधि से दी जाएगी। बाकी बाकी उपाध्यक्ष का और सदस्य का भी मेरे को जहां तक ध्यान में है, नगर पालिका निधि से ही दिया जाता है। उनकी पर्टिकुलर पूरी सैलरी होती है, जो भी उनको सारी सुविधाएं होती है, टेलीफोन का खर्चा है, वहाँ का ऑफिस का खर्चा है, उसके अलावा गाड़ी का है, तेल का है, जो भी चीजें है ना, वो सारी नगर पालिका निधि से दे होगी। 44 में क्या लिखा हुआ है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विधि मान्यता का उदाहरण, कि उसका इलेक्शन का तो आगे लिख रखा है। मतलब इलेक्शन क्या, जैसे अगर कोई इलेक्शन में बाधा आ गई या कोई प्रॉब्लम आ गई, उसमें कोई याचिका लगाना चाह रहा है, तो उसकी क्या प्रोसेस होगी, वो प्रोसेस यहाँ दे रखी है। धारा 43 जो अभी अपन ऊपर पढ़ा,
के अधीन अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का निर्वाचन नगर पालिका क्षेत्र पर क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायाधीश को प्रस्तुत निर्वाचन याचिका के सिवाय प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब ये है, जैसे अगर मान लो ये मैटर जयपुर का है, तो जयपुर में जो क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाला जो जिला न्यायाधीश है, सिविल कोर्ट वाला, तो वो वहां पर ही उसको प्रश्नगत किया जा सकता है, उसके अन्यथा वही कहीं पर नहीं किया जाएगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वाले मैटर में बता गए, सदस्य वाले था वो मैंने पहले आपको बता ही दिया, पहले वाले धाराओं में आ गया था। यहाँ पर केवल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात कर रहे हैं। परंतु जब किसी जिला न्यायाधीश को यथापूर्वक रूप से कोई निर्वाचन याचिका प्रस्तुत की जाए, मान लो जो मेन हेड है जिला न्यायाधीश है उसको प्रस्तुत की गई, लेकिन वो अपने से जो नीचे अधीनस्थ है उनको भी वो बोल सकता है भाई आप इस मैटर को देख लो, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, तो वो उनको दे सकता है, ऐसा लिखा हुआ है इसमें। तब वह उसे लेखबद्ध कारणों से अपने अधीनस्थ किसी न्यायाधीश को सुनवाई और निपटारे के लिए अंतरित कर सकेगा। स्पष्टीकरण ये दिया है कि जिला न्यायाधीश, आगे जो भी वर्ड आएगा ना, ये बोल रहा है कि जिला न्यायाधीश वर्ड हम बार बार यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह न्यायाधीश वर्ड यूज करेंगे। तो आप समझ जाना कि हम जिला न्यायाधीश की ही बात कर रहे हैं। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, जिला न्यायाधीश या किसी भी अन्य न्यायाधीश को जिससे कोई निर्वाचन याचिका प्रस्तुत या अंतरित की गई है और जिसके द्वारा इस धारा के उपबंधों के अनुसार उसकी सुनवाई की गई है, इसमें इसके पश्चात न्यायाधीश के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा। मतलब कहने का मतलब है जिला न्यायाधीश वाला जो वर्ड है वहां पर केवल न्यायाधीश वर्ड यूज करेंगे, जैसे देखो यहाँ न्यायाधीश है ना। ठीक, इसमें क्या लिखा हुआ है, यदि कोई याचिका ऐसे किसी उम्मीदवार द्वारा जो पराजित हो गया है, जैसे मान लो दो बंदों ने चुनाव लड़ा या चार बंदों ने अध्यक्ष के लिए अप्लाई किया, तीन उसमें हार गए, पराजित हो गए, एक बंदा जीत गया, तो जो हार गए ना तीन, वो याचिका लगा सकते हैं। ऐसा कोई याचिका ऐसे किसी उम्मीदवार द्वारा जो पराजित हो गया हो या जिसका नामांकन रद्द कर दिया गया हो, मान लो फॉर्म अप्लाई 10 ने किया, 6 का फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिया, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और उन चार में से मान तीन हार गए तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी रीति से, ऐसे आधारों पर, ऐसी कालावधि के भीतर भीतर जो विहित की जाए, जो रूल में लिखा हुआ है, यहाँ पर उनको नहीं पढ़ना, जैसे उसमें लिखा हुआ था टाइम बाय 30 दिन के अंदर भीतर भीतर उसको याचिका लगानी पड़ेगी। यहाँ पर टाइम पीरियड नहीं लिखा हुआ, तो अपन को टाइम पीरियड याद नहीं करना। 1,000 रुपए का मतलब वो स्टाम्प पर जो भी है उनकी फीस होती है, उस फीस के साथ में उसको प्रस्तुत की जाएगी वो याचिका, ताकि हर कोई याचिका नहीं लगाए। 1,000 रुपए का उन्होंने एक वो रख दिया पेमेंट। याचिका की सुनवाई करने में न्यायाधीश ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो विहित की जाए, जो रूल वगैरह में लिखी हुई है या जो राज्य सरकार डायरेक्शन दे उसके अकॉर्डिंग ही वो याचिका की सुनवाई करेगा। उपधारा 3 है ये वाली, में अंतर्विष्ट उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना न्यायाधीश यदि याचिका, देखो यहाँ पे न्यायाधीश वर्ड यूज किया, जिला न्यायाधीश ये है एक तरह से, जिला न्यायाधीश यदि याचिका सारहीन पाई जाती है, मान लो उसने वो मान लो इसके पक्ष में नहीं आया फैसला, पराजित कैंडिडेट के पक्ष में फैसला नहीं आया, या नामांकन रद्द हुआ जिस बंदे का उसके पक्ष में फैसला नहीं आया, तो जो 1,000 रुपए का फंड है ये राज्य सरकार के खाते में चला जाएगा। याचिका सारीन पाएगी तो ये निर्देश दे सकेगा, डायरेक्शन दे सकेगा कि उपधारा 2 जो ये वाली है में उल्लेखित निक्षेप, ये वाला राज्य सरकार के पक्ष में संपन्न किया जाएगा, मतलब उसके फंड में वो पैसा डाल देंगे एक तरह से। फिर है धारा 45, मुख्य नगर पालिका, ये मुख्य नगर पालिका की कृत्य, मतलब मुख्य नगर पालिका है ना, मुख्य रूप से कौन कौन से कार्य करेगी उन कार्यों का इसमें जिक्र कर रखा है ना। प्रत्येक नगर पालिका का कर्तव्य होगा कि वह अपने नगर पालिका क्षेत्र के भीतर निम्नलिखित मामलों के लिए युक्त उपबंध और समुचित व्यवस्था करें, जो इसमें लिखी हुई है। ठीक, अब क्या क्या लिखा हुआ है, लोक स्वास्थ्य स्वच्छता, मैं जल्दी जल्दी रीड कर देता हूँ क्योंकि इसमें केवल वो कार्य लिखे हुए हैं ना। रेंडमली कोई ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे और पूछ लेगा भाई इनमें से कौन सा है, तो वो सारे सही है क्योंकि लगभग काम करते हैं वो, है ना। लोक स्वास्थ्य स्वच्छता संरक्षण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल निकास, मलवयन, सार्वजनिक मार्गों स्थानों तथा मल नालियों और ऐसे स्थानों जो निजी संपत्ति नहीं हो, वह निजी संपत्ति पर लोग क्यों करेंगे, और जो जनता के उपयोग के लिए खुले हो, चाहे ऐसे स्थान नगर पालिका में निहित हो या नहीं हो। कई बार होता है जैसे कोई पार्क ऐसी ऐसी जगह आ जाए जो मतलब पटरी के पास में हो, वो जमीन मान लो रेलवे की है या इनकम टैक्स की है, किसी की भी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो वो वहां पर भी सफाई का जिम्मेदारी है वो नगर पालिका की होगी। इसलिए इन्होंने वर्ड यूज किया है नगर पालिका में निहित हो या नहीं हो, कि सफाई, हानिपूर्ण वनस्पति को हटाना और सभी लोग न्यूनसेंसों को समाप्त करना। न्यूनसेंस वही है जो अपने ऑर्गन्स को प्रॉब्लम करते हैं, जो जिसकी डेफिनेशन वहाँ लिखी हुई न्यूसेंस की धारा 2 में। गंदगी, कूड़ा करकट, विष्टा दुर्गंध या किसी भवन या भवनों में या उनसे संबंधित शौचालयों, तहारतों, मूत्रालयों, मलकूपों या ऐसे पदार्थों को डालने के लिए अन्य सामान्य पात्रों से किसी अन्य हानिकारक या लवणोत्पादक पदार्थों को हटाना। नॉर्मल बातें लिखी हुई है ना। उसके बाद में है सार्वजनिक मार्गों स्थानों और भवनों में रोशनी की व्यवस्था करना। अब देखो नगर पालिकाओं में क्या होता है ना,
ये नगर पालिका अकेली ये सारे काम नहीं कर पाती है। इसके लिए क्या करते हैं, नगर पालिका जिम्मेदारियां बांट देती है। नगर पालिका क्या करती है, हर हर उसको जैसे अलग अलग समितियां बना देगी, अलग अलग समितियां बना देगी, बस सफाई की समिति ये है। अब पूरे नगर पालिका में जितने भी सफाई का काम है ना, ये वाली ही समिति देखेगी। इस समिति का एक हेड होगा, अध्यक्ष होगा, जो नगर पालिका की जो प्रॉपर अध्यक्ष होता है, जो भी महापौर है, सभापति है, नगर पालिका बोर्ड का अध्यक्ष, उसको रिपोर्ट करेगा, बताएगा भाई ये मैटर चल रहा है। इतने जैसे ये भाई रोशनी समिति है, तो भाई वो देखेगी भाई इतनी लाइट चाहिए, स्ट्रीट लाइट चाहिए, कितनी चाहिए, नहीं चाहिए। या जैसे ये मान लो रोड वाली, तो भाई रोड टूटी कि नहीं टूटी, या किसमें नाली बनी नहीं बनी, तो सबकी अलग अलग जिम्मेदारियां बनी होती है नगर पालिका में। और उनका प्रॉपर वो अध्यक्ष होता है, वो उनको रिपोर्ट करता है, भाई ये मैटर है, आप इसमें इतना फंड हमारे को दो। वही जैसे मान लो ये वित्त वाला है, भाई स्ट्रीट लाइट हमें 100 चाहिए, भाई दिवाली का टाइम आ गया एक तरह से एग्जाम्पल, तो फिर वो अनुशंसा करेगा वित्त समिति को, भाई इतना पैसा है क्या आपके पास में, कितना पैसा हमें चाहिए भाई, मतलब एक स्ट्रीट लाइट मान लो 100 रुपए की है, तो 100 × 100, भाई 10,000 रुपये हमें चाहिए। वो बोलेगा भाई इतने पैसा नहीं है, फंड नहीं है हमारे पास, हम 5,000 की आपकी व्यवस्था करते हैं, तो फिर 50 लाइट का फाइनल हो जाता है। वो जो साधारण बैठक होती है वहां पर वो फाइनल करके, वो जितनी भी नगर पालिका में स्ट्रीट लाइट होगी उनके लिए वो व्यवस्था करेगी। समझ गए, इस तरीके से काम करता है। इनमें टेक्निकली कोई हेल्प चाहिए, तो यहाँ पर तकनीकी भी सारे अधिकारी होते हैं, जेईएन भी होता है, आईएन भी होता है, ये टाउन प्लानर भी होता है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी होता है, वो इनका सर्वे सर्वा होता है। उसके नीचे सारे कर्मचारी काम करते हैं ऐसे। जैसे एक तरह से ये मान लो कि ये इनकी ऑल इंडिया सर्विस मान लो एक तरह से नगर पालिका की, जिसका नाम है वो मुख्य नगर पालिका अधिकारी, इसको बोलते हैं राजस्थान म्युनिसिपल सर्विस, मतलब है ना। तो वो उसके अधिकारी, और बाकी जो नीचे अधिकारी होंगे ना, वो सारे टेक्निकल अधिकारी होंगे, जिनमें जेईएन होगा, आईएन होगा, टाउन प्लानर होगा, एक सफाई का इंस्पेक्टर भी होता है वो अलग होगा, उसके अलावा चिकित्सा अधिकारी अलग होगा, है ना। एक जैसे ये जो हटाते हैं ना, मतलब अतिक्रमण वगैरह, उसके लिए अलग टीम होगी, है ना, इस टाइप से। तो ये सारे काम एक सिस्टमेटिक तरीके से होते हैं ताकि कोई बाधा न हो। आवाज आ रही है क्या? यस हेलो। सर। सर आ रही है। यस सर। जी आ ठीक रही है, है सर। तो इसमें इस टाइप से काम होता है, जैसे गंदगी आएगी पड़ लिया, सार्वजनिक मार्गों, स्थानों, भवनों में रोशनी की व्यवस्था करना भी वो रोशनी वाली समिति करेगी। मार्ग की समिति तो मार्ग वाली करेगी, भाई किसका कौन से मार्ग का नाम क्या रखना है, कैसे रखना है, वो सारी जिम्मेदारी उसकी होगी। आग बुझाना, आग लगने पर जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करना, दंडोत्पादक या खतरनाक व्यापारों या व्यवसायों को विनियमित करना, कि अपनी नगर पालिका में कहाँ कहाँ पर ऐसी कोई इंडस्ट्री लगी हुई है। सार्वजनिक मार्गों या स्थानों, उन जगहों में से जो निजी संपत्ति नहीं है, वो जो जनता के उपयोग के लिए खुली हो, चाहे ऐसी जगह नगर पालिका में निहित हो या न हो, ऐसा वर्ड है तो आप समझ जाना ये उस टाइप की बात कर रहा है जो मैंने आपको बता दी। बाधाओं और बहिर्गत भागों को हटाना, खतरनाक भवनों या स्थानों को सुरक्षित करना या हटाना, तथा अस्वास्थ्यकर परिक्षेत्रों का पुनरुद्धार करना, मृतकों या मृत जानवरों के शवों के निर्वर्तन के लिए स्थानों का अर्जन करना, अनुरक्षण, परिवर्तन और जैसे कोई भी अगर डेड बॉडी है, तो फिर वो उसको मतलब तुरंत वो उसका निपटारा कौन करेगा, नगर पालिका की जिम्मेदारी है वो। ऐसे मतलब अगर एक आम नागरिक के तौर पर भी अपनी एक जिम्मेदारी बनती है भाई को, अगर कोई ऐसा कुछ हो गया तो अपन तुरंत सूचना दे सकते हैं नगर पालिका को, वो उसका निपटारा वो खुद करेगी स्वयं अपने पैसों से। सार्वजनिक मार्गों, पुलियों, नगर पालिका सीमा चिन्हों, भाई कौन सा वार्ड कहाँ तक है, अपनी नगर पालिका कहाँ तक की है, बाजारों, वधशालाओं, नालियों, मल नालियों, जल निकास संक्रमण, मल नाली संक्रमण, स्नानागारों, धोने के स्थान, पेयजल स्रोत, तालाब, कुएं, सब कुछ लिखा हुआ है ना। आप पढ़ लेना, ये तो नॉर्मल चीजें हैं। ठीक, ये वाला इंपॉर्टेंट है, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करना, जो आपके ऑप्शन में आ सकता है, क्योंकि ये मुख्य कार्य होता है नगर पालिका का। नगर पालिका में भीतर ऐसे कुत्तों के प्रतिरोध और परिरक्षण के लिए व्यवस्था करना, जिसके संबंध में इस अधिनियम की धारा, ये आगे अपन पढ़ लेंगे सारी। इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए या किसी नगरीय संपत्ति की सुरक्षा के लिए नगर पालिका द्वारा यथापेक्षित पुलिस अधिकारियों के मध्य वेतन का, उनके आकस्मिक व्यय का भुगतान करना। जैसे कई बार आता है कोई अतिक्रमण हटाना हो, अचानक किसी पुलिस फोर्स को बुला लिया या कोई और मैटर हो गया, तब भी वो इसमें देखेगा व्यक्तियों की सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा, है ना। मतलब वो एक अलग से भी अपना एक बल भी गठन कर सकती है। ऐसा लिखा, मान लो कहीं पूछ ले तो ऐसी ही बात है, विस्टा, कूड़ा करकट, ये सब कुछ लिखा हुआ है। ये भी एक इंपॉर्टेंट काम, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार कल्याण, छोटे परिवार के लिए मानकों को बढ़ावा देना। ठीक है ना। यहाँ पर कोई विशेष ऐसा लिखा हुआ नहीं है ना, मानव बस्ती के लिए नए क्षेत्रों की योजनाबद्ध के लिए विकास व्यवस्था करना। ठीक,
ये जैसे कहीं ऑप्शन में आ जाए कांजी हाउस वाला, ये थोड़ा दिमाग में रख लेना, ठीक है ना। ठीक है ना। उसके अलावा फिर इसमें दिया हुआ है अन्य नगर पालिका कृत्य, मतलब जो एक्स्ट्रा और भी काम है। अब अन्य नगर पालिका जो कृत्य है इनके अंदर आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, जो मेन ये जो लिखा हुआ है ना, 1.2, 3, 4 और ये 5, ये 5 तो आपको मुख्य रूप से याद होना चाहिए भाई, ये 5 इसमें लिखे हुए हैं। इस पे पहले का नाम है पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में, एक एनवायरमेंट का काम है, दूसरा है लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, तीसरा शिक्षा और संस्कृति, चौथा है लोक कल्याण के क्षेत्र में, और पांचवा है सामुदायिक संबंधों के क्षेत्र में, ये लिखा हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन मान लो ऐसा पूछ ले कि भाई कौन सा इसमें शामिल है, हो रहा है, ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है। नगर पालिका अपने मुख्य कृत्यों जो नगर पालिका निधि पर प्रथम प्रभार होंगे, मतलब वहां से ही पैसा सारा खर्च किया जाएगा उनके कार्यों के लिए, के संतोष पर निष्पादन को ध्यान में रखते हुए अपने प्रबंध किए तकनीकी और वित्तीय क्षमताओं के दिन रखते हुए निम्नलिखित में से किन्हीं भी कृत्यों, किन्हीं भी कार्यों का जिम्मा ले सकेगी, उसका निष्पादन कर सकेगी या उनके निष्पादन को प्रोत्साहित कर सकेगी। जैसे पर्यावरण के क्षेत्र में क्या कर सकती है, बंजर भूमियों का उपजाऊ बनाना, सामाजिक वानिकी सोशल फॉरेस्ट्री को प्रोन्नत करना, खुले स्थानों का रखरखाव करना, पौधों सब्जियों वृक्षों के लिए पौधशालाओं की स्थापना और रखरखाव और जन सहभागिता के माध्यम से हरियाली की वृद्धि करना, पुष्प प्रदर्शनियों का आयोजन, नागरिक संस्कृति के रूप में फूल उगाने को बढ़ावा देना, प्रदूषण के सभी स्वरूपों के निवारण के लिए उपायों को प्रोत्साहित करना। अब ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कौन सा शामिल है, मान लो पूछे तो भाई ये वाले हैं चार ऑप्शन में, जैसे ये वाला ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, एक इनमें से दे देगा, भाई कौन सा इनमें है या नहीं है, इस टाइप से बना देगा। अगला है लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में, तो जो संक्रामक बीमारियों के उन्मूलन के लिए जन टीकाकरण अभियान, अस्वास्थ्य कर परिक्षेत्रों का उद्धार, सभी सार्वजनिक तालाबों का रखरखाव, सभी लिख रखा है जितने भी हैं, और सभी निजी तालाबों, निजी वाला भी लिखा हुआ है, देखो इस वर्ड से कंफ्यूज मत हो जाना। भाई निजी तालाब की जिम्मेदारी इसलिए है, मान लो भाई वहां से दुर्गंध भी आ सकती है, वो मतलब अगर उसको साफ नहीं सही ढंग से साफ नहीं किया तो वहां पर वो न्यूसेंस क्रिएट कर सकता है आसपास के लोगों के लिए। जैसे मैं बताऊं, यहाँ पर जैसे मैं रहता हूँ वहाँ पे, जैसे को पहले गाय भैंस रखते थे, तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि उस पूरी गली में क्या होता है, एक घर वाल एक घर वा एक घर अगर मान लो वो रखता है, पशुपालन करता है, घर के अंदर पशुपालन करना अलाउ नहीं है, वो अलाउ करता है तो क्या होता है, पूरी उस गली में क्या होगा, न्यूसेंस क्रिएट हो जाएगा, बदबू आएगी या मच्छर फैलेंगे, उससे बीमार होगा आदमी, है ना। तो आप शिकायत कर सकते हैं भाई ये यहाँ पर अलाउ नहीं है, क्योंकि यहाँ से न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक, इस तरह से समझ लो आप। तो वो निजी चीजें भी नहीं कर सकता, क्योंकि पब्लिक को उससे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, ठीक। तो वो उस टाइप से इसको समझ लो, सभी निजी तालाबों कुओं और जलापूर्ति के अन्य स्रोतों के पुनरुत्खनन, मरम्मत और रख रखाव का ऐसा शर्तें और निबंधनों पर जिन्हें नगर पालिका ठीक समझे विनियमन, प्रवचनों सेमिनारों और सम्मेलनों के माध्यम से लोक स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की नागरिक चेतना को, मतलब वो प्रचार प्रसार करना एक तरह से। शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में नागरिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, सामाजिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा की प्रोन्नति, संगीत, शारीरिक शिक्षा, खेलकूद और थिएटर सहित सांस्कृतिक क्रियाकलापों की ओर उनके लिए अवसरचना को प्रोन्नति करना। नगरीय नियोजन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अभिवृद्धि, इसमें आप अपनी वाली नगर पालिका को मत सोचना, थोड़ी अच्छी नगर पालिका हो, जैसे मान लो नगर निगम को आप दिमाग में रखना जयपुर का, वहां पर ये सारे काम आपको मिल जाएंगे, लगभग काम होते हैं यहाँ पर। जैसे संगीत का है तो ये मतलब ज्वार कला वाला के अंदर है कुछ ऐसा कर दिया, या विज्ञान मतलब जैसे प्रौद्योगिकी का है तो कोई नवाचार कर दिया, कुछ भी चीजें है ना, तो ये आपको बड़े लेवल पर मिलेगी, नगर निगम स्तर पर मिलेगी। नगर पालिकाओं के पास इतनी आधारभूत संरचना या ढांचा नहीं होता है कि सारे काम ये एक साथ करवा सके, बाकी नगर निगम में आपको ये सारे मिल जाएंगे। नगर पालिका पत्रिकाओं, नियतकालिक पत्रिकाओं ने या पढ़ लेना, इसमें कोई ज्यादा वैसे इतना है नहीं, ठीक है ना। ये सारे, अब इसमें क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है भाई कौन सा इसमें इनमें से है या नहीं है, ठीक। उसके द्वारा है सरकार द्वारा समुन्नतित करके, अब देखो सब कुछ इसमें जो ऊपर सर्वोपरि है ना वो राज्य सरकार ही है, नगर पालिकाओं के ऊपर जो भी डायरेक्शन देगी, जो वो कहेगी वैसा करना पड़ेगा।
राज्य सरकार साधारण आदेश द्वारा या विशेष आदेश द्वारा किसी भी नगर पालिका से ऐसी नगर अन्य नगर पालिकाओं अगर अन्य नगर पालिका कृत्यों का पालन करने की अपेक्षा कर सकेगी जिनका राज्य सरकार द्वारा उस नगर पालिका की आवश्यकताओं संसाधनों का ध्यान में रखते हुए उस नगर पालिका द्वारा पालन किया जाना उचित समझे। मतलब अलग से उसके लिए पर्टिकुलर डायरेक्शन दे सकती है, भाई इस नगर पालिका में ये संसाधन है या ये आवश्यकता है, उसके अनुरूप उसने वो काम उसको सौंप दिया तो उसको करना पड़ेगा। ठीक। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के क्या काम होंगे वो इसमें लिखे हुए। नगर पालिका के अध्यक्ष के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे, धारा 58 जो अपन आगे पढ़ेंगे, है ना, बैठकों से संबंधित है। यथा उपबंधित रूप से नगर पालिका की नियमित बैठकें आयोजित करना, कौन करेगा? अध्यक्ष। जब तक कि युक्तियुक्त कारण से निवारित नहीं किया गया हो नगर पालिका की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना, कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा। इन्होंने पूरा मेंशन कर दिया भाई, कोई मतलब युक्तियुक्त कारण, कोई ऐसा कारण नहीं आ जाए, कारण आएगा तब फिर वो फिर अध्यक्ष की मतलब अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करेगा या कोई और करेगा, उन मैटर को छोड़ के बताया इन्होंने। और धारा 337 की उपधारा 2 के खंड इसके अधीन तत्समय प्रवर्त नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसी बैठकों में कार्य संचालन को विनियमित करना, मतलब सारे वो काम करेगा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। कुछ जैसे यहाँ लिखा हुआ है, कुछ यहाँ लिखा हुआ है, अलग अलग जगह जो लिखे हुए हैं वो सारे काम, और जो काम राज्य सरकार दे उसके अलावा नगर पालिका की वित्तीय पैसों का जितना भी मैटर है, कार्यपालक प्रशासन पर निगरानी रखना इस अधिनियम के अधीन और उसके अनुसार विनिर्दिष्ट रूप से उस पर अधिरोपित या उसे प्रदत्त सभी कर्तव्यों का पालन और सभी शक्तियों का प्रयोग करना, ऐसे अन्य कार्य का पालन करना जो विहित किए जाए, जो राज्य सरकार डायरेक्शन दे। नगर पालिका का उपाध्यक्ष अध्यक्ष की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो अध्यक्ष उसे समय समय पर प्रत्यायोजित करे। हो सकता है कि उसके ऊपर काम का ज्यादा लोड हो अध्यक्ष पर, तो वो उपाध्यक्ष को भी प्रत्यायोजित कर सकता है। उपाध्यक्ष के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे उस टाइम अध्यक्ष की अनुपस्थिति में और जब वह युक्तियुक्त कारण से निवारित नहीं किया गया हो नगर पालिका की बैठकों की अध्यक्षता करना, जो आगे मैंने पहले बता दिया आपको। जब इस प्रकार अध्यक्षता कर रहा हो उसी प्राधिकारी उसी प्राधिकार का प्रयोग करना जो उपधारा 1 के खंड क और ख के अधीन अध्यक्ष में निहित है। अब क और ख में क्या लिखा है, ये वाले दोनों मैटर ये पूरे के पूरे देख सकता है जब वो अध्यक्ष नहीं रहे, मतलब उसकी अनुपस्थिति में। गए घे डे वाले एक बार नहीं करेगा जब तक उसको बोला नहीं गया हो, क्योंकि ये पैसों का मैटर है या कार्यपालक प्रशासन का मैटर है, तब वो अध्यक्ष ही इन्वॉल्व होगा। इसमें इन्होंने मेंशन किया कि उपधारा क्या केवल कै और खे को ही देखना है। और अध्यक्ष की छुट्टी पर अनुपस्थित रहने के दौरान अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करना, तो इसमें लिखा गया है। अभिलेखों की अभिरक्षा करना, जितने भी रिकॉर्ड हैं उनकी रक्षा को सम्मिलित करते हुए जो सीएमओ होता है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी होता है, उसकी शक्तियों का और उसके पास क्या पावर होगी, क्या उसकी ड्यूटी होगी, वो सब इसमें लिखा हुआ है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका के सभी अभिलेखों की अभिरक्षा और रखरखाव के लिए उत्तरदायी होगा। कहने का मतलब ये है कि जितने भी वहां पर रिकॉर्ड रहेंगे, क्या उनको सलाह देनी है, उनको कोई बात बतानी है, या उनको टेक्निकली कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई भी समस्या आ गई, क्योंकि वहां पर एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है सदस्यों का, अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का, कोई पढ़ा लिखा का नहीं है, मान लो वो अनपढ़ भी आ सकता है, तो उसको पूरी हेल्प करेगा वो। नगर पालिका अधिकारी का पूरी जिम्मेदारी है कि वो उन चीजों का वो पूरा ध्यान रखें, उनको समझाएं या बताएं। जहां किसी नगर पालिका या उसके किसी भी समिति की कोई कार्यवाही या संकल्प या अध्यक्ष का आदेश इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से असंगत हो, मान लो अध्यक्ष ने या समिति ने या वहां के सदस्यों ने कुछ ऐसा मैटर कर दिया जो रूल रेगुलेशन के खिलाफ है, अब वहां पर जिम्मेदारी बनती है मुख्य नगर पालिका अधिकारी की, उसका कर्तव्य होता है कि वो उनको देखे, उनको बताए कि आपने गलत कर दिया यहाँ पर। ये काम किसका है? मुख्य नगर पालिका अधिकारी का है। वहां मुख्य नगर पालिका अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का कार्यान्वयन करने के लिए विधि के सुसंगत उपबंधों को वर्णित करते हुए, जो भी उसने बताया भाई इस कारणों की वजह से आपके रूल रेगुलेशन है वो मतलब फुलफिल नहीं हो रहे, नगर पालिका या समिति या अध्यक्ष, तीनों की वह चीज बता दी, को सलाह दे, बताएगा भाई आप गलत कर रहे हो। और नगर पालिका या समिति की बैठक की कार्यवाहियों में या अध्यक्ष के आदेश पर यह तथ्य अभिलेखित करे कि उसने ऐसी सलाह दे दी थी और तदुपरांत ऐसी कार्रवाइयां संकल्प यथास्थिति आदेश पर विसम्मति का टिप्पण प्रस्तुत करें, और ये सुनिश्चित करें कि ऐसा संकल्प आदेश पारित होने या यथास्थिति ऐसी कार्रवाई हाथ में लेने के 7 दिवस के भीतर भीतर उस मामले को राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को संसूचित करे। कहने का मतलब ये है जैसे मान लो कोई मैटर था, अब वो जैसा उन्होंने बोला वो बात उन्होंने नहीं मानी, मतलब उससे सहमत नहीं हुआ सिस्टम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने अपनी तरफ से बता दिया भाई आप है ना इस चीज को ऐसे ऐसे करो,
वो वैसे वैसे उन्होंने नहीं किया और गलत करके उस चीज को पारित करवा दिया। तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वो 7 दिन के भीतर भीतर उस मैटर को अपने से उच्चस्थ अधिकारी, यानी कि जो जिले के ऊपर है, या जैसे उप क्षेत्रीय निदेशक है या निदेशक है या कोई भी राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधि है, मतलब प्राधिकृत कोई अधिकारी है, उसको वो रिपोर्ट करेगा कि भाई यहाँ पर ये गलत हो रहा है, मैंने इनको बता दिया लेकिन ये मान नहीं रहे, अब आप देखो आपका मैटर है ऐसे। समझ गए? 3 में क्या लिखा है? यदि मुख्य नगर पालिका अधिकारी उप धारा 2, जो अभी अपन ने पढ़ी, के अधीन उसके कर्तव्यों के जानबूझकर उपेक्षा करता है। अब मान लो वो अधिकारी ही मिलीभगत कर रहा है, वो खुद उपेक्षा कर, उसको पता है भाई ये गलत हो रहा है लेकिन वो खुद उपेक्षा करता है, तो वह इस उपधारा के 2 के में विनिर्दिष्ट प्रकृति की कार्यवाहियों, संकल्प या आदेश के परिणाम स्वरूप नगर पालिका द्वारा उपगत किसी भी हानि के लिए वो खुद दायी होगा। वो उसमें जितना नुकसान होगा उस चीज की वजह से, वो सारा पैसा कौन देगा? नगर पालिका अधिकारी देगा। और उससे पैसे की भरपाई इस तरीके से की जाएगी जैसे एक आम आदमी से नगर पालिका वसूल करती है ना, वैसे करेगी। और ऐसी हानि उससे उसी रीति से वसूल की जाएगी जिससे नगर पालिका बकाया वसूल की जाती है। अब क्या है? अगले में ये लिखा हुआ है उपधारा 2, जो अपन ने यहाँ पर पढ़ी, अधीन रिपोर्ट किए गए विसम्मति, जिसे वो सहमत नहीं हुआ, के टिप्पण का परीक्षण करने के पश्चात, अब किसने भेजा ये मैटर? भेजा उच्चस्थ अधिकारी को। लेकिन उच्चस्थ अधिकारी ने क्या किया? उच्चस्थ अधिकारी ने परीक्षण के पश्चात राज्य सरकार है उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी ऐसा अंतिम आदेश दे सकेगा जो वो ठीक समझे, वो नगर पालिका पर बाध्य। कहने का मतलब ये है कि 7 दिन के अंदर अंदर उस मैटर को समझा दिया उच्चस्थ अधिकारी। अब वो जो फाइनल डिसीजन देगा ना भाई ये ऐसा ऐसा होना चाहिए था, तो फिर वो वैसे ही होगा, उसका आदेश है वो फाइनल हो जाएगा। लिखा हुआ है देखो, विसम्मति के टिप्पण के परीक्षण करने के पश्चात राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी ऐसा अंतरिम या अंतिम आदेश दे सकेगा जो वो ठीक समझे, और वो नगर पालिका पर आपत्तिकारी होगा। परंतु यहाँ पर एक कंडीशन दी है, परंतु यदि विसम्मति का टिप्पण प्राप्त होने की तारीख से 30 दिवस की कालावधि के भीतर भीतर ऐसा कोई अंतरिम या अंतिम आदेश पारित नहीं किया जाता है। मान लो उच्चस्थ अधिकारी को रिपोर्ट तो कर दिया, लेकिन उच्चस्थ अधिकारी ने 30 दिन तक उसको छेड़ा ही नहीं या कोई आदेश ही पारित नहीं किया, तब ऐसा मान लिया जाएगा कि ऐसी कोई कार्रवाई हुई ही नहीं, ना कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने इस मैटर को ऊपर भेजा। ये लिखा हुआ देखो इसमें, दिवस की कालावधि के भीतर भीतर ऐसा कोई अंतरिम या अंतिम आदेश पारित नहीं किया जाता है तो नगर पालिका कार्यवाहियों या संकल्प यथास्थिति आदेश पर ऐसी कार्रवाई कर सकेगी मानो विसम्मति का टिप्पण प्रस्तुत ही नहीं किया गया, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। थोड़ा टाइम ज्यादा हो रहा है क्योंकि वो उधर क्लास रहेगी, है ना, तो इसको यहाँ पे रोकना पड़ेगा अपन को। एक बार मैं जल्दी जल्दी रीड कर देता हूँ, फिर मैं कल और समझा दूंगा आपको। ये 49 धारा तो कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या लिखा हुआ है? मुख्य नगरपालिका अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी भी अन्य अधिकारी को इस अधिनियम और तदीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए समस्त संकल्पों, समस्त अनुज्ञाओं को इस अधिनियम के अधीन नगरपालिका समिति अध्यक्ष के आदेश द्वारा मंजूर किए जाए या दिए जाए अपने हस्ताक्षरों से अधिक प्रमाणित करने की शक्ति होगी। किसको होगी? सीएमओ को होगी। ठीक। भाई सारे जितने भी मैटर निकलेंगे ना वो सारे सीएमओ की सिग्नेचर से निकलेंगे या ऐसे अन्य अधिकारी से निकलेंगे जो सरकार वहां पर किसको लगा रखा है उस टाइम पे, है ना, उस टाइप से इसमें लिखा हुआ है ये बात। अपने हस्ताक्षर से अधिक प्रमाणित करने की शक्ति होगी। कोई भी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा या आदेश तब तक वैध या विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि एक मुख्य नगरपालिका अधिकारी या ऐसा अन्य अधिकारी इस प्रकार अधिक प्रमाणित न कर दिया गया हो। छठे में लिखा है कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका की ऐसे अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो राज्य सरकार प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सामान्य या विशेष आदेश के माध्यम से उनको सौंपे। सही बात है, राज्य सरकार ही सब कुछ है इसमें। नगर पालिका को संबोधित है उसके लिए तात्पर्य समस्त पत्राचार, जितने भी न्यूज़पेपर में जैसे कोई निविदा आ गई, कोई भी कुछ भी बात बतानी है या जैसे आम सूचना देनी है, तो उसमें सिग्नेचर जो होंगे ना साइड में, आपने देखे होंगे राइट हैंड में होते हैं, तो वो मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होंगे। अगर वो नहीं, उनके नहीं है, ज्यादातर इनके ही करने हैं, लेकिन इनके नहीं हो तो वहां पर अध्यक्ष भी कर सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है समस्त पत्राचार साधारणतः, साधारणतः इसलिए वर्ड यूज किया भाई, कई बार ये भी हो सकता है मुख्य नगर पालिका अधिकारी के नाम से भेजा जाएगा, किंतु अध्यक्ष को भी भेजा जा सकेगा। और नगर पालिका की तरफ से जारी किया गया समस्त पत्राचार साधारणतः मुख्य नगर पालिका अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर से जारी किया जाएगा, और अध्यक्ष की मुहर और हस्ताक्षर से भी जारी किया जा सकेगा। सकेगा वर्ड यूज किया है।
8वें में है कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका या उसकी किसी भी समिति की कार्यों के कार्यवर्तों या अन्य दस्तावेज या वस्तु से ऐसा कोई भी उद्धरण प्रस्तुत करेगा जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत अधिकारी समय पर मांगे। सही बात है, जो भी कुछ मांगेगा, डॉक्यूमेंट मांगेगा, रिकॉर्ड मांगेगा, तो वो देगा, और वो ले भी सकता है, जो भी है राज्य सरकार बोले वैसे करे। मुख्य नगरपालिका अधिकारी, ये इसमें काम लिखे हुए हैं 7, ये देख लो। नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा ऑडिट के दौरान उसके ध्यान में लाएगी। कोई ऑडिट रिपोर्ट में इंगित की किसी त्रुटि या अनियमितताओं को हटाने के लिए तुरंत कदम उठाएगा। नगर पालिका के धन या संपत्ति के संबंध में कपट, गबन, चोरी या हानि के सभी मामलों की रिपोर्ट नगर पालिका को करेगा। नगर पालिका द्वारा अधिपेक्षित कोई भी विवरण लेखा रिपोर्ट अपने प्रभार में का कोई भी दस्तावेज या उसकी प्रति देगा। उसकी बैठक में विचाराधीन किसी विषय के संबंध में स्पष्टीकरण देगा, केवल स्पष्टीकरण देगा, इस वर्ड को ध्यान में रखना। वो बैठक में स्पष्टीकरण दे सकता है, वोट नहीं दे सकता, ये वर्ड लिखा हुआ आएगा। और कोई प्रस्तावना नहीं करेगा, कोई खुद से कोई संकल्प ऐसे नहीं कि भाई वो स्टार्ट कर सकता है, वो काम उनका है, चुने हुए प्रतिनिधियों का, उनकी हेल्प कर सकता है ये। नगर पालिका नीतियां, विनिश्चयों, निर्देशों को यदि इस अधिनियम या तदीन बनाएगी नियमों के उपबंधों का असंगत न हो को क्रियान्वित करेगा। और नगर पालिका के सभी कार्यों और विकास योजनाओं को त्वरित निष्पादन के लिए आवश्यक उपाय करेगा। यदि ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा जो इस अधिनियम या तदीन बनाए गए नियमों, उपविधियों के अधीन या द्वारा उसे समुन्नतित किए जाए, मतलब जो भी सरकार डायरेक्शन देगी, नगर पालिका देगी, तो वो उसको करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, अध्यक्ष के सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए अपने अधीनस्थ नगर पालिका के अधिकारी जितने भी उसके अधीनस्थ काम करेंगे, जयन व आयन व सब उसके अंडर कमांड काम करेंगे, अधिकारियों सेवकों का अधीक्षण और नियंत्रण करेगा। ठीक, ये अपन ने धारा देखी है आज 42 से 49 तक। 50 धारा है, वो कल पढ़ लेंगे। ठीक है ना, यहाँ तक कोई डाउट?